साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने पहला ही फैसला विदेशी बैंकों में जमा काला धन लाने के लिए किया है। कैबिनेट की पहली बैठक में काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला किया गया है, जिसके मुखिया एमबी शाह होंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एसआईटी का गठन किया है। कल फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसे बहुत अहम फैसले के तौर पर देखा जा रहा है और वाकई क्या इसके बाद ये कहना बिल्कुल अब ठीक होगा। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन काले धन का जो हर राज जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था, अब तक पिछली सरकार की ओर से हीला हवाली होती रही, ठंडे बस्ते में इस मामले को डालने की कोशिश होती रही, लेकिन अब वही चीजें जिन्हें दबाने की कोशिश होती रही, वही अब इस एसआईटी जांच के जरिए निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि ब्लैक मनी पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित की गई है। और आपको याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पूर्व की सरकार से 3 हफ्ते के अंदर एसआईटी गठित करने को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा था। 1 मई की बात हम बता रहे हैं, और उसके बाद जब अब नई सरकार आई है तो इस पर अमल भी कर लिया गया है। That in the very first cabinet meeting of the new government, headed by Honorable the Prime Minister Shri Narendra Modi, in the light of the directions of the Honorable the Supreme Court, we have constituted an SIT for unearthing black money. As you may all recall, this was an important issue for us. Therefore, it was a matter of assurance for us. The head of this SIT is Justice M.B. Shah, and Honorable Justice Arijit Prasad, a former Judge of the Supreme Court, is the Vice Chairman. तो वाकई इसे एक बहुत बड़े अहम फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में काला धन एक ऐसा मुद्दा बन चुका था जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद जिस सख्ती के साथ, गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना होगा, वो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी पूर्व की सरकार में। इसकी क्या वजह थी वो भी खुलकर सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि ये वैसे समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है कि कई ऐसे नाम ना सामने आ जाएं, कई मुश्किलें ना खड़ी हो जाती। लेकिन जिस चीज से बचने की कोशिश भले ही पूर्व की सरकार ने की गई हो, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि एसआईटी के गठन की एक जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसआईटी का गठन किया जाए, और इसी चीज को मानते हुए पहला अहम फैसला ले लिया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से काले धन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र सरकार को एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे। अब गैरवाजिब तरीके से देश के पैसे को विदेशी बैंकों में जमा करना और टैक्स चोरी करना उन काले धन के कुबेरों को भारी पड़ने वाला है, जिन्होंने सालों साल अकूत दौलत देश के बाहर छिपा रखी है। ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और काले धन की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एसआईटी गठित करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। इस एसआईटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह को बनाया गया है, जबकि रिटायर्ड जस्टिस अरिजीत प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मशहूर वकील राम जेठमलानी की याचिका पर दिया है। काले धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बीते कुछ वक्त से खासा सख्त रहा है। कोर्ट ने 22 अप्रैल की सुनवाई में भी सरकार को फटकार लगाई थी और काले धन के कुबेरों के नामों का खुलासा करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि कई साल पहले एक जर्मन बैंक ने ब्लैक मनी रखने वालों की लिस्ट दे दी थी, तो सरकार ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया। समझना मुश्किल नहीं कि कोर्ट इस मामले में कितनी ज्यादा गंभीरता दिखा रहा है, और एसआईटी गठित करने का ये फैसला साफ बताता है कि अब काले धन के कुबेरों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेशों में जमा काले धन को लेकर मुहिम की शुरुआत कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस की संस्था IRI ने डाली थी। इस संस्था से जुड़े 16 लोगों की टीम की ओर से पूरे रिसर्च वर्क और तथ्यों को जुटाने के बाद जनवरी 2010 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें ब्लैक मनी की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई थी, जो अब पूरी हुई है नई सरकार की तरफ से। यूपी कैडर के आईपीएस अफसर जसवीर सिंह और उनकी टीम ने याचिका दायर करने से पहले बड़े पैमाने पर रिसर्च किया।
पहली बार पूरी तरह तथ्यात्मक और शोधपरक तरीके से याचिका को तैयार किया गया। 2008 से शुरू हुआ रिसर्च वर्क 2 साल में पूरा हुआ, जिसके बाद अब लड़ाई की बुनियाद तैयार हो चुकी थी। याचिका दायर करने से पहले इस याचिका में हार्ड रिसर्च वर्क के जरिए विदेशी बैंकों और संस्थाओं में जमा काले धन की पड़ताल की गई। साथ ही पुणे में गिरफ्तार हसन अली मामले को भी उठाया गया। याचिका का फाइनल ड्राफ्ट 11 दिसंबर 2009 को तैयार हो गया, जिसके बाद 9 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। याचिकाकर्ता के तौर पर इसमें 16 लोगों के नाम थे। इनमें मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर जूलियो एफ रिबेरो, पूर्व चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो, पूर्व अधिकारी वीके संधू, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हरि गौतम, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एस कृष्णास्वामी, योजना आयोग के पूर्व सचिव एनसी सक्सेना, यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, आईआईटी खड़गपुर के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर एसके दुबे का नाम शामिल था। इसके अलावा 6 और लोग भी याचिकाकर्ता के तौर पर शामिल थे। याचिका में मांग की गई थी कि काले धन की जांच एसआईटी से कराई जाए। इसी बीच वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की तरफ से भी याचिका दायर की गई, लेकिन सरकार अदालत में इसे लेकर हिला हवाली करती रही। सरकार ने 3-4 साल जांच लटकाई। साथ ही उन अधिकारियों को दागी बनाने की कोशिश हुई जो काले धन की मुहिम में शामिल थे। खासकर 2 अधिकारियों विजय शंकर पांडे और जसवीर सिंह को घेरा गया। जब हसन अली का मामला उजागर हुआ तो सरकार ने कुछ अधिकारियों के जरिए इन दोनों अधिकारियों को टारगेट किया। साथ ही आईआरआई के दूसरे सदस्यों को भी टारगेट किया गया, लेकिन अदालत को इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। सरकार की तरफ से हर बार मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई, लेकिन विदेशी बैंकों में 65 लाख करोड़ रुपए जमा होने के शोधपरक दावों के साथ आईआरआई ने जो मुहिम शुरू की थी वो रुकी नहीं और आखिरकार इस मुहिम की जीत हुई है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के किन किन मुल्कों में भारत का काला धन छिपा है। दुनिया भर में कम से कम 28 ऐसे मुल्क हैं जहां भारत का काला धन सबसे ज्यादा जमा है। स्विट्जरलैंड भारतीय काला धन को जमा करने का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां के कई प्रमुख बैंक भारतीय काले धन की ताकत पर फल फूल रहे हैं। जो देश से जनता का पैसा लूटकर विदेश पहुंचाने में कामयाब भारतीय सियासतदान, उद्योगपतियों और अधिकारियों के धन को सुरक्षित रखने की गारंटी देते हैं। भारत के तमाम भ्रष्टाचारियों को उनसे जुड़ी सूचनाएं गोपनीय रखने का यकीन भी दिलाते हैं। राज को राज बने रहने देने के लिए इन बैंकों ने दुनिया भर के उन देशों में अपनी लॉबी बना रखी है जहां से लाकर सबसे ज्यादा काला धन इनके यहां जमा किया जाता है। ये लॉबी तमाम देशों में राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई का आदेश देने और उसमें अमल करने वाले लोगों का मुंह बंद करने का काम करती है, जिसकी वजह से काले धन को देश से बाहर किए जाने की वजह से खोखला होने वाले दुनिया भर के मुल्कों की तरफ से एकजुट होकर स्विस बैंकों पर दबाव नहीं बनाया जा सका। भारत ने मॉरिशस समेत 79 देशों के साथ दोहरी कर मुक्त संधि की है। इसका फायदा काले धन को सफेद करने में उठाया जा रहा है। देश के शेयर बाजार में मॉरिशस जैसे मुल्कों के जरिए होने वाले विदेशी निवेश का ज्यादातर हिस्सा वही है जो देश में अवैध कमाई के जरिए सफेद पोश अर्जित कर उसे देश के बाहर भेज चुके हैं। फिर उन देशों के जरिए जहां के साथ भारत की दोहरी कर मुक्त संधि है, वहां से काले धन को वैध बनाकर भारत में दोबारा इसका निवेश होता है। इसके बाद शेयर बाजार में सस्ती दर पर जबरदस्त खरीदारी की जाती है, जिससे बाजार में अचानक उछाल आ जाता है और जिसके बाद चढ़े हुए भावों पर अपने शेयरों की बिकवाली करके अवैध धन के निवेश के जरिए अस्तित्व में आई कंपनी के शेयर आसमान छूने लगते हैं और इस तरह देश का काला धन भ्रष्टाचारी विदेशों से वापस देश में मंगाकर उसे अवैध से वैध बना लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पर जारी रहने की सूरत लगातार बढ़ती जा रही है। यूपीए सरकार के पहले टर्म के दौरान यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी यूबीएस ने रिजर्व बैंक से भारत में अपनी शाखा खोलने को लेकर उसके पास आवेदन दिया था। इसे तब रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के पास भेजा था। इसी दौरान हुई छापेमारी में 25,000 करोड़ से ज्यादा का काला धन स्विस बैंक में जमा होने का एक मामला सामने आया। इसके बाद सरकार ने स्विट्जरलैंड के यूबीएस पर दबाव डालकर इन खातों के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर ली। कल भी कैबिनेट की बैठक होनी है और देखना होगा कि कल कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।